नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। यूपीएससी और यूपीपीएससी इन दोनों के लिए हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित 110 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इससे पहले आर्टिकल 1 से लेकर और मूल कर्तव्य यानी कि 51 क तक, 51 क में है ना आर्टिकल, इसमें मूल अधिकार आ जाते हैं, नीति निश्चित तत्व आ जाते हैं, नागरिकता आती है, ये सब संबंधित क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस। और राष्ट्रपति जिसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 52 के तहत है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। तो यहाँ से हम लोग आज राष्ट्रपति कंप्लीट करेंगे 110 क्वेश्चन और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है। बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस मेरे 2 से 3 वीडियो से आए थे, उसको आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन मिला से पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस में टिक लग गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, ओके, आर्टिकल 52 के तहत। दूसरा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है। ब्रिटिश राज्य में क्या होता है, वंशानुगत है, वहाँ वंशानुगत है ना। और अपने यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। क्या भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली, अपने यहाँ संसदीय प्रणाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बहुत सारी पावर हैं, अपने यहाँ क्या है? तो दूसरा का देख लेते हैं आंसर। दूसरा का आंसर होगा सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। कारण गलत था, कथन सही था। तीसरा है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। क्या ये सही होगा? ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति की सीमा है। संविधान का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत। ये आर्टिकल्स याद रखना, आप लोग डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, और ई ऑप्शन दिया है। बीपीएससी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ओके। आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या लिखा हुआ है, जिसमें संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये पूछा है आपसे। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है भारत का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? छठा का सी हो जाएगा। आर्टिकल 53 में ये बोला गया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि संघ की सभी कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। 7 नंबर है कि भारत के संविधान में समस्त कार्यपालक शक्ति निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है, सी हो जाएगा। 8 है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो सारी केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में ही निहित हैं। जितने विदेश से हम समझौते करते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। 9 है कि संघ के कार्यपालक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालक शक्तियां, कारण दिया है कि कार्यपालक शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। क्या ये सही होगा? तो 9 का आंसर देख लेते हैं, क्या दिया है? 9 का आंसर दिया है बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर इसका स्पष्टीकरण नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कथन कारण दिया, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वां का सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 11 है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न से किस पर लागू होती है? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता है, तो ये कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान से। कौन कौन भाग लेते हैं इसमें? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के सदस्य लेते हैं। विधान परिषद नहीं होता है, सिर्फ विधानसभा होगा। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। भारत में 2 तरह की कार्यपालक शक्तियाँ होती है, एक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक होती है जो वैधानिक रूप से है, जैसे राष्ट्रपति हैं,
लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? वास्तविक कार्यपालिका बोला जाता है और नाम मात्र की कार्यपालिका इसको बोला जाता है। अगर लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा होगा तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है अपने यहाँ संसदीय प्रणाली है, इसलिए इस तरह का सिस्टम है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल सही है, ये एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली, इन दोनों के द्वारा होता है। 15 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो दूसरा तो नहीं हो सकता। ओके, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का होगा 1, 3, 4, पहले ही आंसर मिल गया। और चौथा क्या है? दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा। तो जब विधानसभा जहाँ भी होगा वहाँ के विधानसभा के सदस्य होंगे, सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो होंगे ही, तो इसका आंसर 1, 3, 4 सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन से हैं? 70वां संशोधन किया गया। 69 संशोधन के द्वारा आपको अगर याद होगा तो 70 उसके बाद संशोधन हुआ था। 70 संशोधन में क्या बोला गया कि दिल्ली और जो पुदुचेरी है इसको भाग लेने दिया जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्योंकि इनके पास अपना विधानसभा है। विधानसभा 70 में संशोधन की बात हो रही है, इसको याद रखना। 69 संशोधन क्या है? वैसे 69 के तहत क्या किया गया था कि दिल्ली जो है NCR, इसको विधानसभा प्रदान किया गया था 1991 ईस्वी में। ओके, और 70 के द्वारा इनको राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने को घोषित किया गया था। 16 का बी हो जाएगा। 17 है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? जो निर्वाचक उनका प्रतिनिधित्व मंडल होता है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं होता, डी गलत हो जाएगा। 17 का डी हो जाएगा। 18 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या होते हैं? सभी सदस्य होंगे। तो पहला काट देंगे तो 3 ऑप्शन कट रहा है, तो 18 का आंसर इसमें तो नहीं दिया है। उपयुक्त का व्याख्या देखें, इस हिसाब से इसका आंसर बी ही होगा। दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होते हैं, आपको अभी बताया मैंने। निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य जो होते हैं दोनों सदनों के, वो शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही होगा। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ये पूछा है आपसे। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन सही था। चलो 2 और 3 ही होगा उसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राज्यसभा वाला हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, राज्य विधानसभा वाला ई आंसर हो जाएगा इसका। इसने क्या है दिया है? डी दिया है। यहाँ पर इसने खुद ही दे दिया है डी आंसर में, तीनों ही लिख के दे दिया ऊपर का। इसका आंसर वैसे तो ई होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों भी गलत नहीं है ना। तो इसका डी आंसर दिया इन्होंने। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य। वैसे अगर एक ऑप्शन इनमें से चुनना होगा ना तो डी ही होगा, क्योंकि इसमें सारे लिखे हुए हैं ना, संसद के दोनों सदन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, फिर से वही पूछा। तो इसका आंसर क्या दिया है? सी दिया है, यानी कि 1, 2, 3 लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। विधान परिषद नहीं होता, ये याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। 21 से भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। बार बार एक ही क्वेश्चन चुना, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। संसद और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होगा, यहाँ सदस्य सिर्फ लिखा हुआ है। 22 का ऑप्शन ही गलत है। 23 है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ये पूछा है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। जो अभी राष्ट्रपति हैं उनके पद पर से जाने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए, सही नहीं पूछा है आपसे, तो पहला तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे,
ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। डी है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रावधान, इसका आंसर डी होगा। अगर मान लो राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा कार्य नहीं कर रही है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लोकसभा काम नहीं कर रही है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ओके, तो 23 का डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने सदस्यों द्वारा? इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचक अधिनियम 1992-1997 में संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचक का प्रस्तावक होना आवश्यक है। कम से कम 50 होना चाहिए, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें संशोधन किया गया है उसके द्वारा। कम से कम 50 लोग बोलेंगे कि हाँ, ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे हैं। ओके, यही होता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में वही पूछा है फिर से आपसे, है ना। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 100 गुने जनसंख्या। देखो, इसका आंसर दिया है बी। और ये राष्ट्रपति संबंधी चुनाव के कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, वही दिया है। पर पर्सन का मतदान निकालना होता है। जैसे मान लो बिहार है या यूपी है, यूपी में 100 लोग रह रहे हैं। ओके, और यूपी के विधानसभा में 10 सदस्य हैं चुने हुए, तो 10 सदस्य हैं, तो पर पर्सन के पीछे कितना लोग हो गए? 10 वोट हो गए। तो ये 10 में से अगर 5 किसी को वोट देंगे तो यानी कि 100 वोट हो गए टोटल, तो 50 लोगों ने वोट कर दिया उसको। समझ गए होगे ना। पर पर्सन के हिसाब से जनसंख्या हो जाएगा, जितनी विधानसभा सीट है, और जनसंख्या को जो है वो उसमें हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर 100 जनसंख्या है यूपी का और यूपी के विधानसभा सीटें हैं 50, तो एक आदमी के पीछे कितनी जनसंख्या हुई? 2 जनसंख्या हुई, 2 लोगों का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये फॉर्मूला दिया है निकालने का। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये पूछा है आपसे। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ये यूपीएससी क्वेश्चन लग रहा है। आईएसपी 2018 का केवल 1 सही है। यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या दिया था? पहला स्टेटमेंट था कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अभी मैंने बताया, जैसे मान लो गोवा है, गोवा में 100 लोग हैं, वहाँ पर आबादी है गोवा की 100, वहाँ पर 10 सीटें हैं लोकसभा की, तो एक आदमी के पीछे कितने हो गए? 10 लोग हो गए। ओके, अब जैसे मान लो बिहार है, बिहार में 500 लोग हैं और वहाँ सीटें हैं कितनी? वहाँ सीटें हैं 100, पर पर्सन के पीछे कितने हो गए? 5 लोग हो गए। तो इसी तरह से अलग अलग हो गए ना। तो 26 का आंसर ए दिया है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा मतदान होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। और ये रहा फॉर्मूला इसके निकालने का। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है। ओके, और लोकसभा का प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों का प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान 708 होगा। अतः कथन 2 गलत था। 27 राष्ट्रपति निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वो राज्य विधानमंडल उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल निम्न सदन का सदस्य हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब राज्य के विधान परिषद से मुख्यमंत्री चुन के आएगा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। अभी विधान परिषद तो राष्ट्रपति चुनाव भाग नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की वोट की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? ये बड़ा ही खराब क्वेश्चन पूछा है। 1971 की जनगणना के हिसाब से है, उस समय का क्वेश्चन है, इसको मत पढ़ के जाना। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा लिखा हो। ये बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। 30 नंबर है कि आप राष्ट्रपति बनने के लायक तो हो ही कम से कम। भारतीय राष्ट्रपति के विषय निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, सही है। उन्हें 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इसमें से क्या क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है। ओके,
यहाँ पर देखो जन्मा लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने भी गौर किया कि नहीं। जन्म से नागरिकता बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्मा नहीं, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तब सही हो जाता। यहाँ पर जन्मा लिखा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत दिया है, पहला काट दो। उसे 35 वर्ष का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं प्रावधान है। 35 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो, इसका आंसर केवल 2 सही होगा। एक शब्द छूट रहा था यहाँ पर, जन्मा नागरिक, ऐसी ये कोई शब्द नहीं है, बस भारत का नागरिक हो किसी भी तरह से। कोई विदेशी था, उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वो भी भारत में राष्ट्रपति बनने के लायक होता है। अमेरिका में वो नहीं होता, भारत में होता है। अमेरिका में अगर किसी ने बाद में जाकर नागरिकता ली है, जन्म से नागरिक नहीं है वहाँ का, तो वो वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या लिखा है 4 ऑप्शन में, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57, राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन। 33 है कि अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है केवल और केवल संसद को, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही है जो भारत के राष्ट्रपति संबंधी विवाद को सुलझा सकता है, उसी को केवल ये अधिकार दिया गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, आर्टिकल 71(1) के अनुसार। 34 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पद ग्रहण की तिथि से, जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस तिथि से 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहते हैं अपने पद पर। इस साल राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ के जाना। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, दोनों एक दूसरे को देते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 37, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है, किसमें किया गया है? आर्टिकल 61 में किया गया है, इसको याद रखना आप लोग, महाभियोग 61 आर्टिकल 61 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति व महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अभी मैंने बोला आर्टिकल, इसका डी हो जाएगा, आर्टिकल 61 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बी हो जाएगा, आर्टिकल 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग कहा जाता है इस प्रोसेस को, क्या कहा जाता है? महाभियोग। ओके, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। राष्ट्रपति में महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा, किसी में भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। 42 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 हो जाएगा, 61। राष्ट्रपति के किस में जिक्र किया गया है? 52 से शुरू है राष्ट्रपति। 51 में क्या है? 51 में तो एक तो डीपीएस आता है, 51 के क में क्या आ जाता है? मूल कर्तव्य आता है। मूल कर्तव्य खत्म होते ही राष्ट्रपति शुरू हो जाते हैं। आर्टिकल इससे याद रखना, यूपीए अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो यूपीएससी में भी आर्टिकल काम आते हैं, सीधा सीधा यूपीएससी भी पूछता है आर्टिकल। क्वेश्चन देखना, निम्न से भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को। 63 का, 43 का ए हो जाएगा आंसर। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। 44 का डी हो जाएगा आंसर। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना होनी चाहिए? याद रखना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी कि हम आपके ऊपर महाभियोग चलाने जा रहे हैं, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। मैं पढ़ देता हूँ एक बार पूरा प्रोसेस। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। एक ही चीज़ मात्र कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया, संविधान का पालन नहीं किया, इस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाता है, संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होने चाहिए। कितने? 1/4 का अनुमोदन के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के बाद। उस सदन की कुल सदस्य संख्या का
कम से कम 2/3 बहुमत और ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति और महाभियोग लगाने का जो संकल्प है ना, महाभियोग की बात नहीं, और उस संकल्प को भी 2/3 बहुमत से पारित होना होता है। ओके, विशेष बहुमत से, ऐसे बस याद रखना। 46 से निम्न से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? देखो ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। इसमें क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा केवल यहीं तो महाभियोग चलाया जा सकता है ना। जैसे यूपी है, यूपी के किसी विधानसभा में क्या महाभियोग शुरू किया जा सकता है? नहीं। लेकिन यूपी की क्या विधानसभा ने राष्ट्रपति को चुनने में भाग लिया था? तो हाँ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा राज्य की विधानसभाएं, जो राष्ट्रपति के चुनने में तो भाग लेती हैं लेकिन उनको हटाने में इनका कोई योगदान नहीं होता। 47 नंबर पर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये। इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है इसको। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? तो कम से कम 6 माह में, और ये 6 माह तक पद खाली नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति जो भारत के होते हैं वो राष्ट्रपति के सारे कृत्यों का निर्वहन करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद का सृजन ही इसीलिए किया गया है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कभी भी 1 सेकंड के लिए खाली नहीं रह सकता, तो उसके लिए निर्वहन करेंगे वो 6 माह तक, और 6 माह के उपरांत राष्ट्रपति का चुनाव अवश्य करवाना जाएगा। अगला है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न हो जाने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। कितने दिनों में निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। क्या वो 6 माह पद खाली रहेगा? तो नहीं, उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निर्वहन करेंगे। 50 है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा कितनी है? तो 6 माह हो जाएगा। 50 का डी हो जाएगा। जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 51 का क्या आंसर हो जाएगा? 51 का डी हो जाएगा। अभी मैंने बताया 6 माह तक ज़्यादा से ज़्यादा उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, उतने दिनों में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। ओके। 52 है कि कौन कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी कारण से? तो उपराष्ट्रपति संभालता है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संभालते हैं। ओके। और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही पद संभालते हैं। इसको याद रखना आप लोग, वरीयता क्रम में वही आते हैं। 53 है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने चर्चा किया। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 54 है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। 54 का भी हो जाएगा। 55 है यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय में, फिर से वही दे दिया क्वेश्चन, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। 55 का बी हो जाएगा। कथन कारण है अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, भारत में कोई भी चीज़ संविधान के ऊपर नहीं है। तो दूसरा अगर गलत हो जाता है तो आंसर तो निकाल ही सकते हो, और इसमें कोई सा भी आंसर पता नहीं क्यों दिया इन्होंने। वैसे इसका आंसर क्या होता है कि कथन तो सही है, कारण गलत है। पढ़ देता हूँ मैं इसको कि इस 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सब तो पता ही है। 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्य के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति होगी। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत के लिए किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष के दावा करने वाले दीवानी मुकदमा विस्तृत लिखित सूचना उन्हें उनके कार्यालय में देने के पश्चात 2 माह पश्चात चलाया जा सकता। देखो, अगर उन्होंने अपने तौर पर, यानी कि वो कोई काम कर रहे हैं सरकार के, उसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कोई दीवानी संबंधी मामले किए हैं, आपराधिक नहीं दीवानी संबंधी मामले किए हैं, तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है 2 माह पूर्व सूचना देने के उपरांत। अतः प्रसंगत कथन सही नहीं है, और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता। इसके हिसाब से, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा चलाई जा सकती है, व्यक्तिगत कृत्यों के लिए चलाई जा सकती है 2 माह की पूर्व की सूचना देने के उपरांत। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 361(4) के अनुसार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत भेजता है? तो आर्टिकल इसका डी हो जाएगा 44 में। सॉरी, 44 में संशोधन है, आर्टिकल नहीं है, 44वां संशोधन है। देखो, 42वें संशोधन द्वारा क्या किया गया था?
कि राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा या अनुमति देगा शब्द जोड़ दिया गया था। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज भी नहीं सकते थे, है ना। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सही किया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को वापस कर सकते हैं। लेकिन जब संसद फिर से उसको कानून को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेगी तब राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते हैं साइन करने से। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है कि मंत्रिपरिषद इस पर फिर से पुनर्विचार कर ले। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया था। 58 है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जब उनको बोलेगा कि लोकसभा को भंग कर दीजिए तब वो भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 82(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति 74(1) के अधीन है, यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है उसके सलाह पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन। इसका मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद जो होता है उसकी अनुशंसा पर। और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही जगह यूज किया गया है, मंत्रिमंडल। बताओ कहाँ पर। कल मैंने पूछा था कम्युनिटी में ये क्वेश्चन, तो ये 352 आर्टिकल जिसमें देश में आपातकाल लगाने की बात की गई, वहाँ पर केवल मंत्रिमंडल शब्द का यूज किया गया है। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, बाकी सब जगह मंत्रिपरिषद का यूज हुआ है। ओके। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। आहूत किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। बुलाया किसके जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। 61 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा। और उस सभा का सभापतित्व कौन करता है, संयुक्त सभा का, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। क्या संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन के लिए बुलाया जा सकता है, तो नहीं। धन विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है, नहीं। 63 है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है। और 63 का बी है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। नहीं, राष्ट्रपति कभी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वो संसद के अंग हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में जब कोई चीज़ पास होता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तभी वो कानून बनता है। 64 कथन कारण दिया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल सही। संसद बनता ही है 3 चीज़ों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा, 64 का हो जाएगा ए, यानी कि कथन कारण और स्पष्टीकरण सब सही है। और आर्टिकल 79 के अनुसार भारत के संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। आर्टिकल 79 के अनुसार 79 आर्टिकल। यूपीपीसीएस में आर्टिकल से हर साल 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब वह दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। नहीं, राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर कर दे तब, जब राष्ट्रपति उस पर सहमति देते। बी आंसर में लिखा हुआ है, 65 का बी हो जाएगा। 66 है भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह कौन सा था, वो कौन सा बिल है, ये पूछा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय डाक पर संशोधन विधेयक राजीव गांधी के समय में लाया गया था और इस पर राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। 66 का सी हो जाएगा। ओके। 2 बार इसमें लिखा हुआ है। 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया, अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेने का प्रयोग किया था। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी के समय में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो, अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक का अनिश्चित काल के लिए लंबित करना, मतलब उस पर कोई फैसला नहीं लेना, ये भी एक फैसला होता है ना। तो यही इन्होंने किया था। ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय, तो इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो के स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। अत्यंतिक वीटो जो राजेंद्र प्रसाद जी ने यूज किया था ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है ना। लेकिन ये जो होता है ये पॉकेट वीटो ये राष्ट्रपति के अपनी विवेकाधीन माना जाता है ना, स्वेच्छा से किया गया था ये। निम्न से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था डाक अधिनियम को 1986 में। 68 है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो आर्टिकल 111 के तहत 111।
आर्टिकल 111 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा और अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा देगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सी राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयकों की आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयकों को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना। इसका आंसर दिया है ई, यानी कि 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यानी कि विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेज देना, ये भी है। तीसरा विधेयक को रोक के रखना, और चौथा है संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना। ये तीनों विवेकाधीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, बाकी उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं, बाकी वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करते हैं। अगला है 71 नंबर, निम्न से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विधेयकों पर स्वीकृति देना। ये राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह वाली शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पूछा है। देखो, विधायी शक्ति भी होती है राष्ट्रपति की, और कार्यपालिका की शक्ति भी होती है ना, और सेना के लिए भी शक्ति होती है इनकी, सैनिक कमांडर होते हैं, न्यायिक शक्ति भी होती है, क्षमादान भी करते हैं। तो विधायिक शक्ति पूछा है आपसे, तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा? 72 का हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल देखो यहाँ पर लिखा होगा, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? कानून ही होता है, लेकिन अगर दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन अभी नहीं चल रहा हो, कार्यकाल में नहीं हो, तो अध्यादेश पारित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की मतलब क्या बोलते हैं, विधायी शक्ति के तहत आता है, आर्टिकल 123 के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर, बहुमत दल के नेता को स्वविवेकी शक्तियाँ पूछा है राष्ट्रपति के। स्वविवेकी शक्तियाँ देख लेते हैं। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, क्या ये स्वविवेकी होगा? संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु करना। तो ये देखो, इतना सारा ऑप्शन दिया है, 8 ऑप्शन दिया है, इसमें से चुनना है आपको। इसका आंसर दिया है ई, यानी कि 3, 4, 6 और 3, 4, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है। तो 7, 8 हो जाएगा, 6, 7, 8 और 3, ये विवेक की शक्तियाँ हैं। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये राष्ट्रपति की अपनी विवेक की शक्ति होती है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय संबंधी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु बोलना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करना। जैसे पहला अगर काटेंगे हम, पहला तो बिल्कुल गलत है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, उसकी विवेक की शक्ति कहाँ होती थी? पहला काटेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब कौन कौन सा बच गया? ये दोनों को काट देंगे तो अब बच गया बी और डी, है ना। दूसरा पढ़ते हैं क्या दिया है। दूसरा दिया है कि संसद का अधिवेशन बुलाना। तुम्हें लगता है, आप लोगों को लगता है संसद का अधिवेशन में राष्ट्रपति की वो अपनी शक्ति होंगी, तो दूसरा काटेंगे तो 2 और ऑप्शन कट जाता है। इसी तरह से निकालते हैं जब ज़्यादा ऑप्शन वाला आता है। तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश के में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो आर्टिकल 123 के तहत, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के तहत। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 123 के तहत। 76 है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो आर्टिकल 123 हो जाएगा, 76 का डी हो जाएगा। 77 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? तो 6 सप्ताह के भीतर। जब संसद का सत्र शुरू हो गया दोनों सदनों का, तो उसके 6 सप्ताह के भीतर आपको रखना आवश्यक होता है। ओके, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री तो हो ही नहीं सकता, तो 78 का आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, संघ राज्य क्षेत्र लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल तीसरा सही होगा। तो इसका आंसर सीधी 1 और 3। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं, पीएम।
1 और 3 हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र लिखा है, मुझे लगा राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, संघ राज्य क्षेत्र लिखा है, 1 और 3 सही होगा। वित्त आयोग का आर्टिकल क्या होता है? 280 और 239 क के 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते, इसीलिए दिल्ली के राज्यपाल को राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उपराज्यपाल दिल्ली के राज्यपाल को? क्योंकि वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर काम कर रहा है ना। उपराज्यपाल का पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। उसको शपथ ग्रहण में कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं या उनकी तरफ से उपराज्यपाल करवाएंगे। ओके, बाकी सब राज्य को राज्यपाल को राज्यपाल ही कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कहा जाता है। 79 निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी की, बिल्कुल सही। कैग की, 148 में है कैग। एक राज्य का राज्यपाल, तीनों ही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। निम्न से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये पूछा है आपसे। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, राज्यसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा लोकसभा में, है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, और उसमें सारे ही सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों ही शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ए आंसर हो जाएगा सी का। 81 के संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। तो कौन से में? आर्टिकल 160 में। आर्टिकल 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, राज्यपाल के कृत्यों के लिए। 82 भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। 82 का बी हो जाएगा आंसर, बी गलत है। अब यहाँ संघ राज्य क्षेत्र लिख देता तो सही हो जाता, बी भी। 83 भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श के लिए तो सी 143 आर्टिकल, 143 आर्टिकल। 124 से है सुप्रीम कोर्ट शुरू, आपको पता होगा। 124 से 147 के तक है, 148 में फिर कैग आ जाता है। 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा है आपसे। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। और सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए कोई बाध्य नहीं है, ये भी सुन लो। ना तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य हैं 143 के तहत। 85 संविधान के अनुसार निम्न से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? शब्दशः पूछा है। अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। ये भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या घोषित करें? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। ये महाभियोग द्वारा संसद के दोनों सदनों में पारित होता है, उसके बाद हटते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ओके, सर्वोच्च न्यायालय 124 के 4 खंड के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 विशेष बहुमत द्वारा जब तक महाभियोग पारित नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता। जब पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश दे सकते हैं। 87 है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। किस तरह की शक्ति है? तो न्यायिक शक्ति है, अभी मैंने ऊपर बोला था। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? ये पूछा है, नहीं है ये पूछा है आपसे। क्षमा, परिहार, प्रावलंबन, निरंतरता, लघुकरण, विराम और रोक। 88 का क्या आंसर हो जाएगा? 88 का आंसर दिया है सी, यानी कि 4 और 5। 4 और 5 में क्या क्या लिखा हुआ है? 4 में लिखा हुआ है विराम का है नहीं उनके पास, और प्राविलंबन का नहीं है। बाकी क्षमा, परिहार, लघुकरण, निरंतरता ये सब घोषित कर सकते हैं। क्या क्या नहीं है? प्राविलंबन नहीं है और विराम नहीं है। ओके, 4 और 5 गलत है। सॉरी, ई दिया है इसका आंसर, ई। 6 और 7 दिया है, 6 और 7 दिया है, नहीं देख पा रहा था वहाँ पर। 6 है, रोक नहीं लगा सकते हैं उस पर, और निरंतरता, रोक और निरंतरता ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बाकी लघुकरण, विराम, प्राविलंबन, परिहार और क्षमा है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसमें नहीं दिख रहा था। निरंतरता और रोक ये क्षमादान की शक्तियों में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आर्टिकल 72 के तहत कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका विराम,
प्राविलंबन, परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। इसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल होते हैं। जो सेना न्यायालय सुनाता है मामले, दंड सुनाता है, उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। और इसमें 2 का जिक्र नहीं था, जो हमने पढ़ दिया कौन कौन सा था वो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। रोक और निरंतरता, इसका जिक्र नहीं है। 89 इनमें से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो इसका आंसर दिया है डी, यानी कि 2 और 4, औपचारिक, इंस्टीट्यूट और विधिक, और संवैधानिक और नाम मात्र, ये दोनों प्राप्त हैं। 90 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। इसका आंसर दिया है सी दिया है, यानी कि 1, 3, 4 लोक संघ वित्त आयोग के सिफारिशों को, जो वित्त आयोग सिफारिश देता है उसको संसद के पटल पर रखते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद से लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखते हैं, ये तो कैग रखता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, कैग के जो अनुमोदन होते हैं उसको भी संसद में कौन रखते हैं? राष्ट्रपति ही रखते हैं। और चौथा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को भी वही रखते हैं। लोक लेखा तो एक समिति ही होती है, ये इस राष्ट्रपति के थ्रू नहीं होती, ये लोकसभा के थ्रू काम करती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 और 4। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 91, निम्न से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? ये पूछा है आपसे, संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। अगला है, निम्न से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को ही है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को, किसी ज्योग्राफिकल एरिया को बोलेंगे कि आज से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। राष्ट्रपति जो बजट सत्र शुरू होने से पहले साल के एक बार भाषण देते हैं संसद में, उसका अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल ही तय करता है। 94 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इसका हो जाएगा ए, बिहार राज्य से थे। 95 नंबर पर चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कहाँ से थे? तो बिहार से ही थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वीवी गिरी बने थे। ये जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये भी बहुत बार पूछता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीवा रेड्डी। ओके, 99 है, भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो अभी आया एन संजीवा रेड्डी। ओके, डी आंसर हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी इनका नाम था। 100 है कि फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इन सब का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा है आपसे। तो फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक रहे थे, इन्हीं के समय इमरजेंसी का ऐलान हुआ था। एन संजीवा रेड्डी 77 से 82 तक रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 तक रहे थे, और वीवी गिरी 69 से 74 तक रहे थे। निम्न से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो ये पूछा है, तो नीलम संजीवा रेड्डी। बाकी राधाकृष्णन भी उपराष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे, आर वेंकट रमन भी उपराष्ट्रपति रहे। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी को जाना जाता है। बहुत बड़े विद्वान, गीता पर भी इन्होंने टीका लिखा है। ओके, प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे ये। शिक्षा दिवस मनाया जाता है हमारा, टीचर्स डे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? तो वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? सबको पता होगा, डॉक्टर APJ कलाम को। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। 106 है कि निम्न से कौन असंगत है? तो राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, ये तीनों ही राष्ट्रपति रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के पहले। 107 है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था उनका? ये पूछा है आपसे, तो सी हो जाएगा 12वां। अब कोविंद जी हटेंगे तो उसके बाद का क्रम जरूर याद रखना। 108 है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं।
निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी जी उपस्थित हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में जब सर्वोच्च न्यायालय इनके निर्वाचन का विवाद का निपटान कर रहा था। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। ओके, तो इसमें आंसर दिया है कि डी दिया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये गलत है। बाकी संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। मैंने अभी बोला था कि संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामला की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, सही है ये। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित हैं आर्टिकल 19(1) के क में। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, ना कि पहले। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। तो राष्ट्रपति से संबंधित 111 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। कैसा लगा जरूर बताना, लाइक करना वीडियो को, शेयर जरूर कर देना वीडियो को, है ना, व्यूज़ बढ़ता अच्छा होता है, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।